हेलो बच्चों, आज हम पाठ 7 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए हुए विकास कार्य का अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में कार्यरत जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो है इसकी जो शुरुआत थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अभी यहाँ पे देखो, अगर राष्ट्र की प्रगति साध्य करनी है तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। विज्ञान का युग है, अगर हमारे देश का जो साइंस और टेक्नोलॉजी है ना, पढ़ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी अगर आगे जाएगा तो देश का विकास अपने आप ही होगा। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने 10 अगस्त 1948 को परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। ठीक है, और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी भाभा थे। ठीक है, अब इसका मेन उद्देश्य क्या था कि विद्युत उत्पादन करना। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना इसमें क्या होता है, यानी कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा खाद्यान्न उत्पन्न हो सके। ठीक है, और साथ ही साथ नैनो टेक्नोलॉजी को विकसित करना। नैनो टेक्नोलॉजी यानी बहुत ही सूक्ष्म टेक्नोलॉजी है जिसका यूजेस जिसका उपयोग जो है बहुत ही अलग अलग फील्ड में किया जाता है। जैसे किसी भी रोग का पता करना हो तो उसमें किया जाता है, साथ ही साथ कृषि वगैरह में किया जाता है। तो बहुत अलग अलग चीजों में जो है इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इस विभाग ने वर्ष 1956 में परमाणु ऊर्जा पर चलने वाली भारत की प्रथम परमाणु भट्टी अप्सरा कार्यान्वित की। अभी तो बहुत सारी हो गई हैं। जो प्रथम परमाणु भट्टी थी वो कौन सा थी? अप्सरा। दूसरी कौन सी है यहाँ पे तो बताया भी गया है। जो दूसरी थी वो है ध्रुव। ठीक है, और इसी में पूर्णिमा 1 है, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, ऐसे बहुत सारे परमाणु भट्टियों के जो नाम है, ये अप्सरा के नाम है। ठीक है, 1969 से परमाणु ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने के लिए मुंबई के निकट तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई और उसमें थोरियम यानी रासायनिक तत्व का उपयोग विद्युत निर्मित के लिए तमिलनाडु के कल्पकम में रिएक्टर रिसर्च सेंटर है ना, रिएक्शंस वगैरह किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा के विकास में रिएक्टर्स की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा की निर्मित के लिए भारी पानी की आवश्यकता होती है। भारी पानी यानी क्या? D2O जिसको हम बोलते हैं, D2O, ड्यूटेरियम डाई ऑक्साइड। ठीक है, जिसमें 99% से भी ज्यादा अधिक अणु होते हैं, वो भारी पानी कहलाता है। तो इस भारी पानी के कारखाने जो है वडोदरा, तालचेर, तुतीकोरम, कोटा आदि स्थानों पर स्थापित किए गए और परमाणु भट्टियों के लिए आवश्यक भारी पानी का देश के भीतर बड़ी मात्रा में उत्पादन और अनुसंधान करने हेतु हेवी वाटर प्रोजेक्ट संस्थान का भी गठन किया गया। अभी देखो, अभी यहाँ पे जो परमाणु भट्टी वगैरह है, आपने देखा ही होगा परमाणु भट्टी वगैरह, साइंस में भी होगा। ठीक है, तो कैसा रहता है इसमें जो पानी इस्तेमाल होता है, तो ऐसा नॉर्मल वाटर नहीं है, ऐसा हैवी वाटर वगैरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, और हैवी जो तत्व होते हैं, धातु होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन हो, किसका? भारी पानी का। इसलिए बहुत जगह इन्होंने अनुसंधान शुरू किया है। हैवी वाटर प्रोजेक्ट्स संस्थान का गठन किया गया है। बाद में चल के इसका हैवी वाटर बोर्ड के रूप में नामकरण हुआ। ठीक है, हैवी वाटर बोर्ड, हैवी पानी, भारी पानी। ठीक है, अपना नॉर्मल पानी नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे ध्रुव परमाणु भट्टी, मुंबई के समीप तुर्भे में वर्ष 1985 में भारतीय बनावट की ध्रुव परमाणु भट्टी प्रारंभ की गई। ठीक है, यूरेनियम धातु का ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए ध्रुव परमाणु भट्टी का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। अब ये यूरेनियम जो है धातु, ठीक है, इसका क्या करते थे? ईंधन के लिए, ईंधन के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, तुर्भे केंद्र में लगभग 350 किरणोत्सर्गी पदार्थों की निर्मित की जाती है और उनका उपयोग उद्योग के लिए, कृषि के लिए, चिकित्सा के लिए, ठीक है, या अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एनपीसीआईएल यानी क्या? न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने के लिए, ठीक है, विशेष रूप से 1987 में इस कंपनी का गठन किया गया है। ठीक है, अभी एनपीसीआईएल क्या है? कंपनी आप बोल सकते हो। क्या है? कंपनी है। कौन सी, किसके लिए कंपनी है? वैसी कंपनी जो बिजली उत्पादित करती है। ठीक है, कंपनी के उद्देश्य सुरक्षित, अभी इसके उद्देश्य क्या है यहाँ पे ध्यान दो, सुरक्षित, सस्ती और पर्यावरणीय दृष्टि से लाभदायी विद्युत उत्पादन का तकनीकी विज्ञान सिद्ध करना और उसे विकसित कर देश को आत्मनिर्भर बनाना, ये क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है।
ठीक है। अब ये बिजली उत्पादित करती है, तो बिजली उत्पादित करती है तो सुरक्षित बिजली उत्पादित करे, सबसे पहली बात। दूसरी चीज की सस्ती रहे, ठीक है। तीसरी चीज ये ध्यान में देना है कि इससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो इसलिए इस दृष्टि से लाभदायी विद्युत उत्पादन का तकनीकी विज्ञान सिद्ध करना है इसका क्या है, मेन उद्देश्य है, ताकि कम से कम सभी तक जो है बिजली पहुंच सके, ठीक है, और देश आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परमाणु परीक्षण। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण। पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण का उपयोग शांति और स्वयं पूर्णता के लिए करना भारत की नीति है, ठीक है। इस नीति का अनुसरण कर भारत की देखो विदेश नीति है। विदेश नीति क्या है भारत की, कोई भी काम शांति से ही करना है, ठीक है, किसी को नुकसान न पहुंचना, इस पे विशेष ध्यान देना है। ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में प्रथम सफल परमाणु परीक्षण किया, ठीक है बच्चों, ठीक है। परमाणु पता है ना, चीन का परमाणु अस्त्र से सुसज्जित होना, चीन के सहयोग से परमाणु अस्त्रों से सुसज्जित होने के लिए चल रही पाकिस्तान की छटपटाहट के कारण भारत को परमाणु परीक्षण करने का निर्णय लेना पड़ा। अभी देखो सबसे पहले परमाणु जो था वो किसके पास आया, अमेरिका के पास, फिर चाइना के पास, ठीक है। और चाइना की ही हेल्प लेकर पाकिस्तान भी जो है कोशिश कर रहा था परमाणु परीक्षण करने की। तो उसी बीच में ही भारत ने भी परमाणु परीक्षण का जो है निर्णय लिया। और इस परीक्षण में जो ऊर्जा आयोग के, परमाणु ऊर्जा आयोग के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी भाभा और डॉक्टर होमी सेठना जी, उनके भाभा पारमाणविक अनुसंधान केंद्र के निर्देशक डॉक्टर राजा रामण्णा का महत्वपूर्ण योगदान था। यानी कि इन तीनों जन के ही योगदान से जो है परमाणु परीक्षण किया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो टाइम पे प्रधानमंत्री कौन था, इंदिरा गांधी, ने परमाणु विस्फोटक परीक्षण का निर्णय लिया मनुष्य बस्ती से अति दूर और भूगर्भ में, ठीक है, जहां आसपास पानी का संग्रह न हो। इन दो निकसों के आधार पर राजस्थान के पोखरण स्थान को चुना गया। अभी यहाँ पे क्या, परमाणु विस्फोट का परीक्षण करना है तो ऐसे कहीं पे हम नहीं कर देंगे ना, जहाँ पे मानव बस्ती रहेगी या फिर कहीं पे भी हम ऐसे नहीं कर सकते, अधिवास जहाँ पे ज्यादा रहेगा वहां पे नहीं करेंगे। तो हमें ऐसी जगह चूज करनी पड़ेगी जहाँ पे लोग ना रहते हो, दूर हो और कहीं किसी तरह का नुकसान ना हो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के पोखरण स्थान को जो है वो चुना गया, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये तो पहला था। दूसरा परमाणु परीक्षण कब हुआ, 11 मई 1998 को भारत ने अपनी परमाणु अस्त्र सज्जता सिद्ध करने के लिए इसी दिन उन्होंने 3 परमाणु परीक्षण किए। उसमें से एक हाइड्रोजन बम का था, ठीक है, बाकी 2 परमाणु बम थे। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आश्वस्त कराया कि भारत प्रक्षेपणास्त्रों का प्रयोग पहले नहीं करेगा, परंतु अमेरिका ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, यानी किसी भी तरह का मदद देने से अमेरिका ने मना कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से पोखरण में 2 परमाणु परीक्षण जो है वो किए गए थे। समझ में आया कि नहीं? एक 18 मई 1974 को और एक 11 मई 1998 को, यानी कि एक इंदिरा गांधी जी के टाइम पर और एक अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर, ठीक है। अभी ये सब करने का मतलब क्या रहता है कि ये है कि हाँ, देश की जो पावर है, देश की जो ताकत है वो बढ़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरह के हथियार रहते हैं। अभी इसका हथियार ऐसे ही नहीं इस्तेमाल किया जाता, या फिर ऐसे नहीं जब भी हुआ तो हम परमाणु बम का इस्तेमाल कर दिया फिर किसी और चीज का, तो ऐसे नहीं किया जाता। पर ये रहता है कि हाँ, ये सब चीजें हमारे पास हैं तो क्या है, देश की जो ताकत है, देश की जो मजबूती है वो बनी रहती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, प्रक्षेपणास्त्र विकास। पृथ्वी वर्ष 1988 में पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र और वर्ष 1989 में अग्नि प्रक्षेपणास्त्र का सफल परीक्षण हुआ, मिसाइल, ठीक है। संपूर्ण विश्व का ध्यान भारत के पारमाणविक प्रक्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम की ओर खींचा गया, जो कि इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम IGMDP, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। अभी इसमें क्या है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है, मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें क्या है,
कि इसके अंतर्गत प्रक्षेपणास्त्र विकास का कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया, यानी कि मिसाइल डेवलपमेंट का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया गया। और उसके अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान DRDO ने प्रक्षेपणास्त्र निर्माण को प्रारंभ किया। अभी DRDO, इसका अगर देखा जाए तो मुख्यालय दिल्ली में है। DRDO पता है ना, रक्षा से संबंधित जो है कार्य जो है DRDO करती है। ये सभी कार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में हुए, सफल हुए। ठीक है, अभी ये पृथ्वी क्या है, नाम है मिसाइल का। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी कुछ अलग ही मत समझ लीजिएगा। हाँ, इसलिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके अंतर्गत बहुत सारे मिसाइल का परीक्षण किया गया। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी 1। अभी यहाँ पे पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 तीन है। पृथ्वी 1 थल सेना को दिया गया, पृथ्वी 2 वायुसेना को दिया गया और पृथ्वी 3 नौसेना को दिया गया। पृथ्वी 3 नौसेना को सौंपी गई। ठीक है, पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र की जो क्षमता थी 500 से 1000 किलो विस्फोटक वहन कर ले जाने की थी, जो यानी कि जो भी उसमें जो भी लगता होगा रासायनिक चीजें वगैरह, वो 500 से 1000 किलो तक का था, ले जाने की क्षमता थी। न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल और पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र को 150 से 300 किलोमीटर की दूरी तक का लक्ष्य साधना संभव है, यानी कि 150 से 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो आसानी से पृथ्वी जो है साध्य कर सकती है। ठीक है, ये कौन से मिसाइल के बारे में हमने देखा? पृथ्वी 1, 2 और 3। अभी हम किसको देख रहे हैं? अग्नि, ये भी नाम है। चीन और पाकिस्तान को भारत की प्रक्षेपणास्त्र सामर्थ्य का अनुमान हो, भारत की सीमा सुरक्षित रहे, इसलिए अग्नि 1 का परीक्षण किया गया। ठीक है, इस सामरिक प्रक्षेपणास्त्र का लक्ष्य 700 किलोमीटर का था। सबसे पहले अग्नि 1, फिर बाद में जब ये सफल हुआ तो अग्नि 2 और अग्नि 3 की भी निर्मित की गई। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्या है? आकाश और नाग प्रक्षेपणास्त्र। जमीन से आकाश में प्रहार करने के लिए वर्ष 1990 में आकाश प्रक्षेपणास्त्र का निर्माण किया गया, जो जमीन से आकाश के लिए प्रहार करता था। 30 किलोमीटर की दूरी और 720 किलो के विस्फोटक पराध्वनि की गति से ले जाने की क्षमता इसमें थी। समझ में आ रहा है? किसमें थी? किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आकाश मिसाइल के बारे में। समझ में आया? दूसरा क्या है? नाग। ठीक है, इसमें क्या था कि शत्रु के पैटर्न टैंक आपको पता है ना, थल सेना के पास रहता है पैटर्न टैंक। ठीक है, नष्ट करने के लिए फायर एंड फॉरगेट स्वरूप की नाग प्रक्षेपणास्त्र तैयार किए गए। प्रक्षेपणास्त्र निर्मित के कारण सैनिक दृष्टि से भारत काफी सुरक्षित हो गया। अभी ये जो था नाग, ठीक है, वो किसको सौंपा गया? थल सेना को। ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा? पृथ्वी देखा, अग्नि देखा, आकाश देखा, नाग देखा, ये सारे मिसाइल के नाम है। ठीक है, जो भी मिसाइल्स थे सारे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंतर्गत ही ज्यादातर जो है मिसाइल है वो उनके ही मार्गदर्शन में बनाए गए, किए गए। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कट है, लेकिन आप जानते हैं, आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है अंतरिक्ष अनुसंधान। केरल राज्य के थुम्बा जगह का नाम है स्थित थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर। ठीक है, से इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च। अभी देखो यहाँ पे ध्यान देना कि जो भी नाम रहता है, नाम के हिसाब से आप समझ जाओगे। नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च यानी कि स्पेस से रिलेटेड रिसर्च। इस संस्था ने भारत के प्रथम आविष्कृत अग्नि रॉकेट का वर्ष 1961 में सफल प्रक्षेपित किया उसको सबसे पहले 1961 में। कहा से? थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर, जहां से उन्होंने सबसे पहले जो है अग्नि रॉकेट को लॉन्च किया। ठीक है, वर्ष 1969 में थुम्बा में स्वदेशी बनावट वाले रोहिणी 75 अग्नि रॉकेट का भी सफल प्रक्षेपण किया गया। ठीक है, इसके बाद का सोपान 1975 में सोवियत यूनियन की सहायता से पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण जो है वो किया गया। ठीक है, किसका किया गया? आर्यभट्ट का। ये जो महान गणितज्ञ हैं हमारे आर्यभट्ट, उनके ही नाम पे ये उपग्रह का नाम रखा गया आर्यभट्ट। खैर ये 5 दिन के बाद तो काम करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी ये बहुत ही एक सफल परीक्षण माना गया। ठीक है, आर्यभट्ट।
इस सफलता से ये सिद्ध हो गया कि अंतरिक्ष में छोड़े जा सकने वाले उपग्रह की संरचना एवं निर्मित जो है देश में हो सकती है। हमें दूसरे देशों पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। भारतीय विशेषज्ञों को भूकेंद्र से उपग्रह की ओर संदेश भेजना, यानी कि अपनी जगह से जमीन से उपग्रह की तरफ संदेश भेजना, उपग्रह से आए हुए संदेश का भूकेंद्र पर ग्रहण करना, इस तकनीकी विज्ञान को विकसित करने के लिए उपग्रह की कार्यशैली का मूल्यांकन करने हेतु उच्च प्रौद्योगिकी अवगत हो सकती है, ऐसा आत्मविश्वास हो गया। और इन सभी चीजों से जो है भारत देखा जाए तो सैनिक की दृष्टि से भी काफी मजबूत हो गया, और उसने बहुत सारे अंतरिक्ष अनुसंधान किए तो उसमें भी उसको काफी मजबूती मिली। इससे क्या होता है, अगर हमारे देश की साइंस टेक्नोलॉजी सारी चीजें जितना ज्यादा हम इन सब में रिसर्च करके आगे बढ़ाएंगे, उतना ही देश क्या होगा, एक तो पावर आएगी, मजबूत बनेगा, और जो है विकसित ऑफ कोर्स उसकी तरफ आगे बढ़ेगा, है ना, विकसित देश की तरफ। समझ में आया बच्चों? तो आज हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, चलो।